मुझे और आवाजें सुनाई नहीं दी, लेकिन मुझे पता था कि वे अभी भी वही हैं जब तक मैं पास नहीं गया और उन्हें अच्छे से नहीं देखा। मुझे बस यही देखने की उम्मीद नहीं थी। यूरी और केफर पहली चीजें थीं जो मेरे दिमाग में आईं, लेकिन वे नहीं थीं। अगर मैं जो देख रहा था वह सिर्फ एक भूत होता तो बेहतर होता, लेकिन यह एक भूत से कहीं ज्यादा था। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा सिर्फ देखा है। मैं हैरान हुए बिना नहीं रह सका। इससे भी बुरी बात यह है कि मेरे जानने वाले लोग मेरे सामने ऐसा कर रहे हैं। वे किस कर रहे हैं? भले ही वे पुरुष हैं। जे का दृष्टिकोण। मैं अभी भी अपनी मौजूदा स्थिति का आदी हूं। मैंने जो दृश्य देखा उसने मुझे सोने नहीं दिया। मेरे सिर में दर्द हो रहा है। जय, क्या तुम सुन रहे हो? ईमान और मैंने पूछा। हंग। अरे, मैंने कहा था चलो देखते हैं, ईमान ने नाराज होकर कहा। मैं खड़ा हुआ और चलने लगा, हालांकि मुझे समझ नहीं आया कि क्यों। यह ठीक है, जे एक आदमी की तरह चलता है, किट ने कहा। उसने जो कहा उससे मेरी भौहें तन गईं। असर, मैं कब कभी मर्दों की तरह चला हूं। तुम चलने में हमसे बेहतर हो, किट ने चिढ़ाते हुए कहा। मूर्ख, यह सच है, तुम आग की तरह हो, एरेन ने कहा। ये तो बस कुछ बातें हैं। अगर मैं आग की तरह चलूं तो कैसा दिखूंगा? मैंने उन्हें बस एक मुश्किल समय दिया और फिर से बैठ गया। हम अभी मॉल में हैं। सायन और मैं कल लड़ेंगे, इसलिए हम पहले से ही कुछ खरीद रहे हैं। इस्तेमाल करें। अच्छी बात है कि कुया एंजेलो ने मुझे अपना क्रेडिट कार्ड दे दिया। ईमान, एरेन, किट और जो शब मेरे साथ हैं उन्होंने कहा कि वे तय करेंगे कि मैं बाद में क्या पहनूंगा। आयन अभी भी रक्की की लड़ाई खत्म होने का इंतजार कर रहा है। उसने कहा कि वह मदद करेगा। जय, जोश ने मुझे पुकारा। मैं उसके शौक से लगभग बेहोश हो गया था। उसकी आवाज बहुत कमजोर थी। मुझे समझ नहीं आया कि वह फुसफुसा रहा था या चिल्ला रहा था। इनका क्यों? क्या आप मेरे साथ आ सकते हैं? उसने एक आइसक्रीम स्टोर की ओर इशारा करते हुए कहा। मैं मना करना चाहता था क्योंकि हम बहुत सारे लोग थे, और फिर उसने मुझे अपने साथ चलने के लिए कहा, इसलिए यह शर्मनाक था। मैं बस खड़ा हो गया और उसे सिर हिलाया। हम आइसक्रीम की दुकान की ओर चल पड़े। जब हम वहां पहुंचे, वहां लाइन लगी हुई थी। उफ, यह बहुत बोरिंग था। मुझे जोश के साथ लाइन में खड़ा होना पड़ा। कल रात तुमने क्या देखा? उसने अचानक मुझसे पूछा। मैं मुझे पता है कि तुमने कल रात कुछ देखा था, उसने कहा। कल रात मुझे कोई भूत नहीं दिखा। मैंने भूतों से ज्यादा देखा। कुछ नहीं, मैंने जवाब दिया। उन्होंने स्पष्ट किया, मैं लोगों की बात कर रहा हूं, भूतों की नहीं। क्या मैं बताऊं? तुम्हें कैसे पता चला कि मैंने किसी को देखा? हाँ, क्या वो नहीं हो सकता जिसे मैंने देखा? दिक्कत यह है कि मैंने उनके चेहरे ठीक से नहीं देखे। मुझे बस इतना पता था कि वे पुरुष थे। शायद यह यूरी और केफर थे। आह नहीं, ये वे नहीं थे, मुझे यकीन है, क्योंकि मैंने भी उन्हें देखा था। उसने तुरंत जवाब दिया। क्या आप जानते हैं कि वे लोग कौन हैं? उसने अपना सिर हिलाया। मैं यह पता लगाने का प्लान नहीं कर रहा कि वे कौन हैं, लेकिन मैं बस यह मत बताना कि वे कौन हैं। क्यों? जे, उनके पास जो कुछ भी होता है वे उसे छिपाते हैं। जब कीफर को पता चलेगा कि हमारा एक गे क्लासमेट है तो तुम्हें क्या लगता है कि वह क्या करेगा? उसने मुझसे एक ऐसा सवाल पूछा जिसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। वह सही था, शायद कीफर और मैं मुसीबत में पड़ जाए। शायद इस बार मुझे परेशान नहीं होना चाहिए। मैं चुप रहा और उसने भी वही किया। जोश आगे आया और उसने अपनी पसंद पहले ही तय कर ली थी। वह मुझे भी कुछ दे रहा था, लेकिन मेरा मन नहीं था। चलो पुरुषों के डिपार्टमेंट में चलते हैं, उन्होंने कहा। वे पहले चले, मैं बस पीछे था और सोच रहा था। बेशक जोश ने जो कहा उसके बारे में सोच रहा था। जब हम पुरुषों के डिपार्टमेंट में पहुंचे तो वे सब एक दूसरे को देखने लगे और खोजने लगे। इसीलिए मोकोंग्स को कुछ भी पसंद नहीं आया। वे लगभग लड़ने ही वाले थे। काश मैं डेविड या यूरी को अपने साथ ले आया होता। डेविड नहीं जा सका, वह अपनी गर्लफ्रेंड के साथ था। यूरी का बाद में झगड़ा हो गया था, इसलिए वह तैयार हो रहा था। हमें एक बुटीक में जाने के लिए मजबूर किया गया। ईमान ने कहा कि मालिक ब्लास्टर का भाई था, हमारा क्लासमेट मालिक। गुड मॉर्निंग बॉयज, सुपरमॉडल जैसी दिखने वाली लड़की ने मेरा स्वागत किया। हाय एटे, मेरे दोस्तों ने भी मुझे नमस्ते किया। उन सब ने मुझे बताया कि हम यहाँ क्यों आए हैं। उन्होंने मुझे कॉन्टेस्ट के बारे में भी बताया। सुपरमॉडल लड़की मेरे पास आया। जय जय सही, उसने पूछा और अपना हाथ मेरे गले में डाल दिया। मैंने जवाब में सिर हिलाया। मैं ब्लास्टर की बहन हूं। मुझे उम्मीद है कि उसने तुम्हें सिरदर्द नहीं दिया होगा। मैं थोड़ा हंसा। सच कहूं तो मुझे याद नहीं कि ब्लास्टर कौन है। मुझे पक्का नहीं पता कि क्या यह वही है जिससे मेरा झगड़ा हुआ था, क्योंकि मुझे खाना नहीं दिया गया था। वह क्या था? हम महीनों से साथ हैं, लेकिन मुझे अभी भी उनके नाम याद नहीं है। चलो मैं तुम्हें कुछ कपड़े चुनने में मदद करती हूं, उसने कहा और मुझे फिटिंग रूम की ओर खींच लिया। चलो भी, मैंने उसे कोई कपड़े नहीं लेने दिए। जब हम अंदर गए तो उसने मुझे कुछ कपड़े ट्राई करने के लिए दिए। अगर मैं इतना शर्मीला न होता तो मैं उसे रिजेक्ट कर देता। नाप लेने के बाद बाहर आना, ठीक है, उसने कहा। मैंने बदलना शुरू कर दिया है। यह आप पर है कि आप इसे कैसे पहनते हैं। मैं वही पहनता हूं जो सबसे आमतौर पर पुरुष पहनते हैं। पहले अंदर पोलो शर्ट और टी शर्ट। मैंने एक कैप भी खरीदी। कपड़े पहनने के बाद मैं ब्लास्टर की बहन के ऑर्डर के अनुसार बाहर गया। लड़के लंबे सोफे पर बैठे थे। वाह, यह तो मेरा टॉमबॉय पेग है, एरे ने कहा और ताली बजाई। ऐसा मत करो, किसी और को ढूंढो, किट ने आदेश दिया। मैं वापस अंदर गया और कपड़े बदले। हर बार जब मैं बदलता तो उन्हें दिखाने के लिए बाहर जाता। मुझे लगता है कि मैंने 5 बार कपड़े बदले हैं, लेकिन उन्होंने सिर्फ एक बार ही मंजूरी दी है। बाद में मैं कपड़े बदलने के लिए वापस अंदर गई। हर बार जब मैं कोई आउटफिट ट्राई करती तो उन्हें दिखाने के लिए बाहर निकल जाती। 5 बार बदलने के बाद भी सिर्फ एक आउटफिट को उनकी मंजूरी मिली थी। मैं अपना छठा आउटफिट पहन रही थी, तभी मैं बाहर निकली और जम गई। केफर फिटिंग रूम के दरवाजे के ठीक बाहर खड़ा था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने पूछा, आंख मिलाने की कोशिश नहीं करते हुए।
किट ने मुझे फोन किया और कहा कि तुम लोगों को कपड़े चुनने में दिक्कत हो रही है। उसने जवाब दिया, हाथ बांधे हुए, और उसकी आंखें मुझे सिर से पैर तक देख रही थीं। ओह, ये सांपों का राजा है। क्या आपके पास कोई टैलेंट तैयार है? आपके बयान या विश्वास के बारे में क्या? उन्होंने पूछा। यह ठीक है, सायन ने इसमें मेरी मदद की, मैंने जवाब दिया। मंगलवार को डांस ऑफ के बाद सायन ने पूछा कि क्या मेरे पास कोई टैलेंट तैयार है। मैंने कहा नहीं, तो उसने मदद करने की पेशकश की। केफर ने कोई जवाब नहीं दिया, वह बस फिटिंग रूम में चला गया और उन कपड़ों को देखने लगा जिन्हें मैंने ट्राई किया था। यहाँ आओ, उसने आदेश दिया। मैं उसके पीछे गया और उसने तुरंत मेरे पीछे दरवाजा बंद कर दिया। यह पहनो, उन्होंने मुझे एक कपड़ा देते हुए कहा। मैंने इसे ले लिया, लेकिन जब वह अभी भी यहाँ है तो मैं कैसे बदल सकती थी? शायद आप बाहर जाना चाहें, मैंने मजाक में पूछा। क्या ऐसा कुछ है जो मैंने पहले नहीं देखा? उसने जवाब दिया। मैं चिल्लाया, बाहर निकलो। उसे घूरा, इसका क्या मतलब था? ऐसा फिर वही हुआ, उसकी वही परेशान करने वाली छोटी सी आवाज, लेकिन कम से कम वह आखिरकार चला गया ताकि मैं कपड़े बदल सकूं। उसने जो आउटफिट चुना वह एक सिंपल सफेद शर्ट और एक हुडी जैकेट थी जो उससे ज्यादा अलग नहीं थी। मैं पहले भी पहनता था। जब मैं बाहर निकला तो सब लोग लंबे सोफे पर इंतजार कर रहे थे। एड्रिक्स और रोरी भी आ गए थे, वे सब मुझे घूर रहे थे। यही है, एरन ने खुशी से कहा। उसे भी कुछ फॉर्मल चाहिए होगा, रोरी ने अपने फोन से नजरें हटाए बिना कहा। कीपर ने उस सेल्सलेडी से कुछ फुसफुसाया जिससे हम पहले बात कर रहे थे, और उसने सिर हिलाया। उसने मुझे फिटिंग रूम में वापस जाने का इशारा किया। यह बेवकूफ़ी भरा कंपटीशन, इतना ज्यादा काम, यह सब फ्रेया की गलती थी। वे मुझे और कपड़े ट्राई करवाते रहे, और सच कहूं तो मुझे बहुत भूख लगी थी। आखिर में जब यह सब खत्म हुआ तो उन्होंने कहा कि हम कुछ खाना खा ले। हम एक फास्ट फूड की जगह पर पहुंच गए। तुम्हारा टैलेंट क्या होगा? केफर ने पूछा जब हम खाने का इंतजार कर रहे थे। डांसिंग, एरेन और बाकी लोग मेरे बैकअप डांसर हैं, मैंने कहा। मैंने अपने फोन पर नजर डाली तो उसमें यूरी का एक टेक्स्ट था। प्रेषक यूरी, यूरी संदेश, आप कैसे हैं? क्या आपने अभी तक खाना खाया है? मैं जवाब देने ही वाला था कि अचानक केफर ने मेरा फोन छीन लिया। अरे, यह मेरा फोन है, मैंने विरोध किया। मैं आपसे बात कर रहा हूं, उसने मेरा फोन अपनी जेब में डालते हुए कहा। यह वापस दे। सब लोग घूर रहे थे। कीपर सच में जानता था कि सीन कैसे बनाना है। तुम्हारे फोन में ऐसा क्या है जो तुम मुझसे ज्यादा देखना चाहते हो? उसने साफ चिढ़कर जवाब दिया। सॉरी बॉयफी को बस जलन हो रही है, एरेन ने इतनी जोर से चिढ़ाया कि पूरा रेस्टोरेंट सुन सका। एरेन, मैंने फुसफुसाते हुए उसे एक भयानक नजर से देखा। जब मैं वापस केल्फर की तरफ मुड़ा तो वह अभी भी सीधे मेरी तरफ देख रहा था और मुझे फिर से नजरें हटानी पड़। धिक्कार है मेरा दिल। यूरी ने तुम्हें टेक्स्ट किया, केफर ने मेरे मैसेज देखते हुए कहा। मैंने उसे घूरा और अपना फोन उठाया, लेकिन उसने उसे मेरी पकड़ से दूर रखा। तुम दोनों कब से टेक्सटिंग कर रहे हो? उसने पूछा। यह तुम्हारा काम नहीं है, इसे वापस दो। उसने एक पल के लिए मुझे घूरा और फिर मेरा फोन वापस अपनी जेब में रख लिया। तुम्हें यह बाद में मिलेगा, पहले खा लो, उसने कहा। ठीक उसी समय जब रोरी और बाकी लोग हमारा खाना लेकर आए, क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी थी, इसलिए मैंने अभी के लिए इसे छोड़ दिया। मैं अभी इसके लिए उससे बाद में लड़ूंगा, खाना ही सबसे जरूरी था। प्राथमिकता आए। जब हम खाना खा रहे थे तो गैंग मजाक कर रहा था और कल सायन पर नकली स्तन लगाने की बात भी कर रहा था। लेकिन कीपर चुप रहा, जैसे उसके मन में कुछ चल रहा हो। अगली बार मैं पक्का अपने फोन पर पासवर्ड लगाऊंगा। मैं नहीं चाहता था कि कीपर यूरी के साथ मेरे और मैसेज पढ़े। क्या होगा अगर हम उसके बारे में बात करने लगे और उसने यह देख लिया? मैं शर्म से मर जाऊंगी। खाना खाने के बाद हमने घर जाने का फैसला किया। मुझे वैसे भी प्रैक्टिस के लिए समय चाहिए था। जैसे ही हम एग्जिट के पास पहुंचे, मुझे अचानक पेशाब आ गया। मुझे सच में पेशाब करना था। केफर, मैं अभी रेस्ट रूम जाकर आता हूं, मैंने उससे कहा। क्या आप घर पहुंचने तक इंतजार नहीं कर सकते? नहीं, यह एक इमरजेंसी है, मैंने जोर देकर कहा। उसके पास मेरे बैग लेने और मुझे जाने देने के अलावा कोई चारा नहीं था। इसमें ज्यादा समय नहीं लगा क्योंकि वहां कोई लाइन नहीं थी और रेस्ट रूम पास में ही था। लेकिन जब मैं वापस आया तो मैंने केफर को फोन पर बात करते हुए देखा। जैसे जैसे मैं पास पहुंचा, मेरा पेट बैठ गया। वह मेरा फोन इस्तेमाल कर रहा था। अरे, यह मेरा फोन है, मैंने झट से कहा। वह मेरी तरफ मुड़ा और फोन को कान से थोड़ा दूर कर लिया। साइरस कौन है? उसने पूछा और मेरा खून ठंडा हो गया। सी साइरस, वह साइरस से बात कर रहा था। मैंने फोन छीन लिया और तुरंत कॉल काट दी। मेरे हाथ कांप रहे थे। उसने तुमसे क्या कहा? मैंने पूछा। मेरी आवाज मुश्किल से स्थिर थी। वह तुम्हें ढूंढ रहा था। उसने कहा कि वह तुमसे मिलना चाहता है, कीफर ने जवाब दिया। मेरा सीना चौड़ा हो गया। साइरस को मेरा नंबर कैसे मिला? अभी क्यों? और क्या होगा अगर जुड़वा बच्चे उसके बारे में सही थे? जे का दृष्टिकोण। बस थोड़ा सा, मैं तुम्हें यही थप्पड़ मारने वाला हूं। ये लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। एलिमेंट्री स्कूल का स्टूडेंट तो और भी शरारती था। मैंने दूसरी तरफ देखा और अपना निचला होंठ काट लिया। अगर मैंने सच बताया तो शायद वह मुझे ऐसा करने नहीं देगा। अगर आप जा रहे हैं तो पक्का कर लें कि आपके साथ कोई हो, उन्होंने कहा और मेरे सामने से चले गए। मुझे नहीं पता था कि मैं आगे बढ़ पाऊंगी या नहीं। मैं घबराई हुई थी। मैं सीधे किचन में गई और कुछ खाने के लिए नाश्ता करने के बाद मैं कमरे में वापस गया और बाद में इस्तेमाल होने वाली चीजों को व्यवस्थित किया। मुझे पता था कि डेविड और मैं सुबह 8:30 बजे मुझे लेने आएंगे। अचानक मेरा फोन बजा। मुझे लगा कि सायन मुझे कॉल कर रहा है, लेकिन कॉलर आईडी अलग थी। मैं कॉल का जवाब दिया और दूसरी लाइन पर मौजूद व्यक्ति के बोलने का इंतजार किया। जे, यह साइरस की माँ है। क्या आप अब मेरे बेटे को देखने जा सकते हैं, कृपया? साइरस की माँ, वह रो रही थी और दूसरी लाइन से मैं उन्हें बहस करते हुए सुन सकता था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अपनी बात कह रहा हो। क्योंकि मुझे अभी कुछ काम है, मैंने जवाब दिया।
अभी क्यों? मेरी लड़ाई है, मैं 1 बजे तक नहीं आ पाऊंगी वरना हम डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। जय प्लीज, मैं पूछ रही हूँ, उसने पूछा और उसका रोना और तेज हो गया। मुझे क्या करना चाहिए? मैंने बस अपना निचला होंठ काट लिया। कोई बात नहीं, ठीक है मैं आ रहा हूँ, मैंने जवाब दिया। धन्यवाद। कॉल खत्म हो गई। मैंने बस खुद को संभाला, अगर मैं वहां नहीं पहुंचा तो केफर और उसके दोस्त मुझे मार डालेंगे। समय पर मैंने तुरंत नहाया और तैयार हो गई। मैंने डेविड को भी टेक्स्ट किया और कहा कि मैं बस वहीं चली जाऊंगी। मैं कुया को बताए बिना घर से निकल गई। उसने मुझे अकेले जाने नहीं दिया। मैं शायद उसे टेक्स्ट कर दूंगी। मैं टैक्सी ली और सीधे बस टर्मिनल चला गया। मैं यह चांद के लिए करने जा रहा हूँ। बस थी, मैं बस निकलने ही वाला था कि मैं आ गया। सफर सिर्फ सुबह के समय तेज होता है। जब मैं बैठा तो ऐसा लगा जैसे कोई मुझे सीट पर धकेल रहा है। मैं सच में आराम नहीं कर पा रहा था। मुझे लगा जैसे मैं गलत काम कर रहा हूँ। यह 2 घंटे का सफर था। अगर ट्रैफिक न होता तो 1/2 घंटे का सफर होता। अचानक किसी ने मुझे मैसेज किया। मुझे पता था कि यह यूरी और वे लोग हैं, इसलिए मैंने नहीं देखा। कोई मुझे कॉल भी कर रहा था। बहन, क्या आप इसका जवाब नहीं देंगी? मेरे बगल में बैठे लड़के ने पूछा। मैंने जबरदस्ती मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया। लड़का फिर से वही करने लगा जो वह कर रहा था। मैंने अपना फोन साइलेंट कर दिया ताकि उसे शर्मिंदगी न हो। वह बहुत चिड़चिड़ा लग रहा था। मैंने इसे पढ़ा और मैं अपनी मंजिल पर पहुंच गया। जैसे ही मैं टर्मिनल से उतरा, जो लोग मुझे जानते थे उन्होंने मुझे देखा, लेकिन मुझे उनकी परवाह नहीं थी। मैंने एक ट्राईसाइकिल ली और उन्हें उस हॉस्पिटल ले गया जहां साइरस को रखा गया था। मैं नर्स स्टेशन के पास गया और पूछा, साइरस वेलास्को का कमरा कहाँ है? बस 1 मिनट, नर्स ने मुझे जवाब दिया और कीबोर्ड पर एक बटन दबाया। 3री मंजिल, कमरा 154। धन्यवाद, मैंने कहा और चला गया। मैं सीढ़ियों से ऊपर चला गया। अगर मेरा मन बदल भी जाता तो मैं तुरंत वापस लौट सकता था, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा था कि ऐसा होगा। मैं 3री मंजिल पर पहुंच गया। मैं पहले से ही साइरस के कमरे के दरवाजे के सामने था। मेरा हाथ दरवाजे पर दस्तक देने के लिए तैयार था। अभी भी पीछे हटने का मौका है, लेकिन मैं अब और पीछे नहीं हट सकता था। मुझ में डेंजेल को प्रॉब्लम का सामना करने के लिए कहने की हिम्मत थी, लेकिन मैं कायर। मैंने दरवाजा खटखटाया और दरवाजा खुलने का इंतजार किया। साइरस की मां ने मेरे लिए इसे खोला। मैंने जबरदस्ती मुस्कुरा दिया। उसने मुझे अंदर बुलाया और मैं भी उसके पीछे चला गया। वह यहाँ क्या कर रही है? साइरस की बहन सिस्टर कैस ने गुस्से से पूछा। कैसेंड्रा, तुम्हारा भाई उसे देखना चाहता है, साइरस के पिता चिल्लाए। मैंने सिस्टर कैस की तरफ देखा। उसने मुझे गुस्से से देखा। मेरी नज़र साइरस पर गई जो बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसके आंसू बह रहे थे और वह मुझे देखकर खुश लग रहा था। उसकी गर्दन पर सपोर्ट था। उसका दाहिना हाथ था। उसके पैर में पट्टी बंधी हुई थी और प्लास्टर चढ़ा हुआ था। उसके सिर पर भी पट्टी बंधी हुई थी। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मैंने ही उसके साथ ऐसा किया है। जय जय, उसने मुझे पुकारा। उसकी मां मुझे बिस्तर के बाईं ओर ले आईन। सिस्टर कैस को बहुत गुस्सा आया। उसने मुझे बिस्तर के बाईं ओर ले जाकर खड़ा कर दिया। कमरे से बाहर निकलकर दरवाजा जोर से बंद कर दिया। साइरस की मां ने मुझे उसके ठीक बगल में बैठा दिया। मुझे लगा कि मैं उसकी मां के काम से थक गई हूं। साइरस ने मेरा हाथ पकड़ा तो मैंने उसकी तरफ देखा। आप कैसे हैं? उन्होंने कहा कि आप यहाँ नहीं पढ़ रहे हैं, उसने पूछा। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वह मेरी बात सुनने के लिए बहुत उत्सुक है। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि क्या वह सच में अभी वही है। मैं सोचे बिना नहीं रह सका कि शायद उसे कुछ कहना है। मैं एरीज के स्कूल में पढ़ रहा हूँ। वह थोड़ा हैरान हुआ। क्या तुम और एरीज साथ हो? मुझे लगा कि वह तुमसे नाराज है। क्या तुम सच में साइरस हो? जरूरत पड़ने पर हम एक दूसरे से बचते हैं, मैंने जवाब देने की कोशिश की। साइरस ने मेरे हाथ को और कस लिया। वह भी मेरी आंखों में घूर रहा था। मैं खुद को रोक नहीं पाई। मुझे बताओ अपने नए क्लासमेट्स के बारे में, उसने ऑर्डर दिया। मैंने कुछ देर उसके माता पिता को देखा और फिर आखिर में कुछ कहा। मेरी कहानी उसके लिए सीमित थी। मैं डिटेल्स देना चाहता हूं क्योंकि मैंने जितने भी नाम लिए उसने मुझे अलग तरह से देखा। मैंने कमरे में दीवार घड़ी की तरफ देखा। सुबह के 10:45 बज रहे थे। अगर मैं चला जाता तो भी मैं घर साफ कर पाता और कॉन्टेस्ट में जा पाता। मैं साइरस की ओर मुड़ा जो अभी भी मेरा हाथ कसकर पकड़े हुए था। साइरस, मुझे जाना है, वे मेरा इंतजार कर रहे हैं। मैंने अपना हाथ वापस लेने की कोशिश करते हुए कहा। मत यहीं रुको प्लीज, उसने विनती की। हाँ, यह संभव नहीं है। मैं हैरान रह गया जब उसने अचानक मेरी गर्दन पकड़ ली। वह मुझे इतने गुस्से से देख रहा था कि मुझे पता था कि वह मुझे मार सकता है। वह फिर भी नहीं बदला। उसके माता पिता घबरा गए और तुरंत साइरस को रोकने के लिए हमारे पास आए। यहीं रुको, तुम नहीं जा सकते, उसने गुस्से में मुझसे कहा। साइरस बेटा, छोड़ दे जाए, उसकी मां चिल्लाई और उसने साइरस का हाथ मेरे हाथ से हटाने की कोशिश की। गर्दन ने, लेकिन उसने मुझे पक्के इरादे और ईमानदारी से देखा। वह सच में मुझे मारना चाहता था। मुझे पता था कि वह मेरे किए पर गुस्सा था। अचानक एटेकैस कमरे में आया और साइरस का हाथ हटाने में मदद की। साइरस, उसे छोड़ दो, एटेकैस चिल्लाया। उन दोनों ने साइरस का हाथ खींचा और ऐसा लगा कि वह थक गया था, इसलिए उसने हाथ छोड़ दिया। मैं तुरंत उससे दूर हो गया और अपनी सांस रोक ली। अचानक साइरस रोने लगा और भीख मांगने लगा। मत जाओ, यहीं रहो प्लीज, उसने रोते हुए विनती की। एटेकैस ने मेरी तरफ ऐसे देखा जैसे कह रहा हो कि अब यहाँ और मत रुको, मुझे माफ करना, मुझे जाना होगा। यह आखिरी बात थी जो मैंने उनसे कही। मैं जल्दी से भाग गया। यह बदतमीजी है, लेकिन मैं इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरा मेक आउट करने का कोई इरादा नहीं है उनके साथ। साइरस पागल है, लेकिन मुझे भी लग रहा है कि मैं पागल हो रहा हूं। मैं हॉस्पिटल की पार्किंग में रुका। मैं दीवार के सहारे खड़ा हो गया और अपनी सांस ली।
लेकिन मैं वहां ज्यादा देर तक नहीं गया था कि किसी ने मुझे फोन किया। जाए। मैंने देखा कि वह कौन थी। वह एटे कैस थी और वह मेरी ओर आ रही थी। मैं तुम्हें तुम्हारे घर ले जाऊंगी, हमें भी बात करनी है, उसने मुझसे कहा और मुझे अपनी कार में खींच लिया। उसकी कार अभी भी नहीं बदली थी, यहां तक कि उसका लुक भी, वह अभी भी एक बच्चे की तरह दिखती थी। एटे कैस ने कार जल्दी स्टार्ट की, उसने अपनी ड्राइविंग स्पीड से होल्डअप को भी हरा दिया। काश मैं ऐसा कर पाती। साइरस को मत दिखाना, उसने मुझसे कहा। बिल्कुल नहीं, मेरा वापस जाने का कोई प्लान नहीं है, मुझे बस उनकी मां के लिए बुरा लगा, इसीलिए मैं गया। काश मेरे पास और जानने और साइरस से पूछने के लिए कुछ होता, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सका। आखिरकार यह हमारी आखिरी मीटिंग थी, इसलिए बेहतर होगा कि मैं इसे भूल जाऊं। अब बहन कैस, मैंने साइरस के साथ पहले क्या किया था? मैंने एक पल के लिए उसकी तरफ देखा, वह मेरे सवाल से नाराज लग रही थी। तुमने यह किया और तुम्हें पता भी नहीं चला, क्या तुम मजाक कर रहे हो? उसने नाराज होकर जवाब दिया। यह समझाना मुश्किल है। तुमने साइरस को हराया, हमने तुम्हें कई बार रोकने की कोशिश की लेकिन तुम नहीं रुके। तुम एक अलग इंसान की तरह हो, तुम कुछ नहीं सुनते, हमें लगा तुमने उसे मार दिया, उसने समझाया। मैंने बस गटक लिया। कीफर ने भी यही कहा। क्या मैं कुछ ऐसा कर रहा हूं जिसके बारे में मुझे पता नहीं है? मुझे पता है कि साइरस ने तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया, लेकिन तुमने उसे ऐसे क्यों मारा? मैं बोल नहीं पाई। मुझे नहीं पता कि मैंने ऐसा क्यों किया। मुझे भी नहीं पता कि मैंने यह कैसे किया। साइरस महीनों तक कोमा में था, सिर्फ इसलिए जो तुमने किया। डॉक्टर ने हमें बताया कि यह इंटरनल हेमरेज है और सर्जरी ही हमारा एकमात्र ऑप्शन है। मुझे पता था। जब डॉक्टर ने यह कहा तो मैं उसके ठीक सामने था। सबने मुझे देखा और मुझ पर इल्जाम लगाया और इसी वजह से लोला को हार्ट अटैक आया। मुझे लगा कि वह मेरी वजह से मर जाएगा। उन्होंने कहा यह अच्छी बात है कि दवा ने समस्या का समाधान कर दिया। मैंने और कुछ नहीं कहा, मैंने उसे लेक्चर देने दिया। और क्या क्या वह इतनी तेज गाड़ी चला रही थी कि मुझे पता ही नहीं चला कि हम पास थे। उसने गेट के सामने कार रोक दी। धन्यवाद एटे कैस, मैंने बाहर निकलने से पहले कहा। मैंने उसके कुछ कहने का इंतजार नहीं किया, मैं जल्दी से घर में चला गया। मुझे बहुत भारीपन महसूस हो रहा था, मैं नहीं कर सका सांस लो। काश मैं वहां नहीं गया होता। मैंने दीवार घड़ी की ओर देखा। बकवास। मैं अपना सामान लेने के लिए अपने कमरे में भागा। मैंने इसे ठीक नहीं किया, मैं वही खुद को ठीक कर लूंगा। बाहर निकलते ही मैंने तुरंत टैक्सी बुलाई। मैं पैदल या बाइक से नहीं जा पाऊंगा, इसलिए अगर मैं ध्यान से देखूं तो कार स्कूल की बाउंड्री के पास पहुंचते ही ट्रैफिक लग जाता है। मैं बाहर निकला और भागा। जैसे ही मैं स्कूल के गेट में घुसा, मैंने तुरंत देखा कि लोग मेन 4th ईयर बिल्डिंग के सामने चिल्ला रहे थे। जाए, किसी ने पुकारा। मैंने इधर उधर देखा तो डेविड मेरी ओर आ रहा था। तुम अभी यहाँ क्यों हो? उसने पूछा। मुझे बस कॉन्टेस्ट खत्म हो गया है। लेकिन अभी तो जल्दी है, मेरे पास तैयारी के लिए अभी 1 घंटा था। यह सब पहले ही कैसे खत्म हो गया? मैंने एरेन और दूसरों को हमारे कमरे की तरफ आते देखा तो मैं उनके पास जाने के लिए दौड़ा। मैं पहुंच गया। उन्हें हमारी क्लासरूम के दरवाजे के ठीक बाहर देखा। तुम कहाँ थे? केफर ने मुझे देखते ही गुस्से से कहा। मैं बस। क्या आज का दिन सच में इतना जरूरी था? तुम्हें पता था कि तुम्हारा कंपटीशन है, लेकिन फिर भी तुमने जो भी किया। कीफर ने गुस्से में मुझ पर चिल्लाया। केफर कृपया। सायन ने बात जारी भी नहीं रखी क्योंकि तुम यहाँ नहीं थे। कीफर मुझे डांटता रहा। मैं समझाना चाहता था, लेकिन मुझे यह भी नहीं पता था कि कैसे शुरू करूं। यूरी कमरे से बाहर चला गया। क्या हुआ जाए? यूरी ने धीरे से पूछा। यहां तक कि सायन और कुछ अन्य लोग भी बाहर आ गए थे और मेरे कुछ कहने का इंतजार कर रहे थे। मुझे लगा था कि कॉन्टेस्ट दोपहर 1 बजे है, मैंने धीमी आवाज में कहा। हमने आपको कॉल करने की कोशिश की, फ्रेया ने अचानक शेड्यूल बदल दिया, सीएन ने बताया। मैंने अपना निचला होंठ काट लिया। मुझे 1 सेकंड के लिए भी अपना फोन चेक करना चाहिए था। तुम आखिर कहाँ चले गए थे? कीफर ने फिर पूछा। वह अभी भी गुस्से में था। मैं घर वापस चला गया, अपने इलाके में, मैंने धीरे से जवाब दिया। सच में आज ही? क्या तुम इसे खराब करने की कोशिश कर रहे हो? केल्फर चिल्लाया। उसका गुस्सा उबल पड़ा और मेरे रोके हुए आंसू बहने लगे। यूरी ने केल्फर का हाथ पकड़कर उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन उसने उसे झटक दिया। फिर भी आगे बुलाए। मेरी भी अपनी परेशानियां हैं, तुम्हें पता है, मुझे भी परेशानियों का सामना करना पड़ा, मैंने रोते हुए कहा। मैं इसे मिस नहीं करना चाहता था, मैंने समय पर पहुंचने की पूरी कोशिश की। मैं नहीं चाहता था कि आज ऐसा हो, लेकिन मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। वे सब मेरे पास आना चाहते थे, लेकिन मैंने हाथ उठाकर उन्हें रुकने का इशारा किया। मैंने अपनी आंखें फेर ली। केफर से, जो अभी भी गुस्से में दिख रहा था। तुम और क्या जानना चाहते हो? मेरी प्रॉब्लम क्या है? मेरा एक्स साइरस आज भी, यह अभी भी एक मेरे लिए यह एक रहस्य है कि मैंने उसे कैसे पीटा और उसके अस्पताल में भर्ती होने का कारण कैसे बना। मेरे आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। मुझे इससे नफरत थी। मैं नहीं चाहता था कि वे मुझे इस तरह देखें। मैंने उनसे मुंह मोड़ लिया और चला गया। मैं यह नहीं चाहता था, मैं उन्हें यह नहीं दिखाना चाहता था कि मैं कमजोर हूं। ऑडिटोरियम में लोग जोर जोर से चिल्ला रहे थे, मैं अपनी सीट से उन्हें सुन सकता था। मैं अभी अपने कमरे के एक तरफ था, मैं देखना नहीं चाहता था। मैं बस ये पता लगाने जा रहा था कि कौन जीतेगा। पहले जो हुआ उसके बाद मैं किसी से बात नहीं करना चाहता था। मैं घर गया और वहां रोया, लेकिन कुया एंजेलो ने मुझे देख लिया। मुझे स्कूल भी वापस जाना पड़ा क्योंकि हम अभी भी, लेकिन मैंने वहीं रुकना चुना, जबकि दूसरे लोग देखते रहे और अपनी बारी का इंतजार करते रहे। मैंने अपना सेलफोन पकड़ा और उनके मुझे भेजे गए टेक्स्ट चेक किए। जेसाइन, मैसेज, कॉन्टेस्ट सुबह 11 बजे है, हम आपको अभी पिकअप करेंगे। डेविड से, मैसेज, आप कहाँ हैं? आपने कहा कि आप चले गए। प्रेषक यूरी, मैसेज, मेरी कॉल का जवाब दें प्लीज। जेसाइन, मैसेज, जय, जवाब दो, हम परेशान हैं। उनके टेक्स्ट पढ़ते हुए मैं खुद को रोने से रोक नहीं पाता।
मुझे पता है कि यह सब मेरी गलती है, मुझे दुख है। हमने कॉन्टेस्ट के लिए इतनी अच्छी तैयारी की थी लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। क्या तुम्हें तुम्हारे घर में चिढ़ाया नहीं जाता? यूरी ने पूछा और अचानक मेरे बगल में बैठ गया। मैंने अपने आंसू पोंछे और शांत रहने की कोशिश की। नहीं, तुम यहाँ क्यों हो? मैंने उसके बगल में देखा, वह एक गिटार लिए हुए था। उसने मुझे देखकर मुस्कुराया और आसमान की तरफ देखा। मुझे नहीं पता कि कहाँ जाना है। तुम्हें ऑडिटोरियम में होना चाहिए। क्या तुम जीतने वाले की घोषणा का इंतजार नहीं करोगे? मैंने उससे पूछा और उसके हाथ से गिटार लेने की कोशिश की। मैं नहीं चाहता, मैं पहले से ही डिस्क्वालीफाई हूं। मुझे क्यों पता लगाना चाहिए कि कौन जीता? उन्होंने जो कहा उससे मैं हैरान रह गया। डिस्क्वालीफाइड? मुझे यह नहीं पता, लेकिन क्यों? आपको अयोग्य क्यों घोषित किया गया? उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति के लिए सिर्फ एक कॉन्टेस्ट था। यूरी ने जवाब दिया और मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया। जब उसने देखा कि मुझे गिटार तक पहुंचने में परेशानी हो रही है तो उसने भी अपना हाथ बढ़ाया। मैंने इसे अपनी गोद में रखा और मुझे गिटारिस्ट जैसा महसूस हुआ। क्या इसका मतलब यह है कि अगर सायन ने इसे बनाया तो वह भी डिस्क्वालीफाई हो जाएगा? यूरी ने सिर हिलाया, लेकिन नियमों में ऐसा कुछ नहीं लिखा था। शायद यह फ्रेया का प्लान था। यूरी की मेहनत बेकार गई। उनका गाना आज भी बहुत सुंदर है। जय, यूरी ने मुझे पुकारा। साइरस कौन है? मैं हैरान रह गया क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मुझे उसे बताना चाहिए या नहीं। यह सुनने में बोरिंग है लेकिन मेरा सच में कुछ कहने का मन कर रहा है। कभी कभी कुछ कहना बुरा नहीं होता। मेरे दिमाग में जो कीड़े हैं उनकी बात में दम है। वे कहते हैं कि अगर आप अपने अंदर की बात बाहर निकाल दें तो वह हल्का हो जाएगा। ऊपर मेरा एक बॉयफ्रेंड। आपकी मीटिंग कैसी रही? यह अच्छा नहीं था। यूरी ने मेरी तरफ देखा। क्या तुम मुझे बता सकते हो? मैंने सिर हिलाकर जवाब दिया। वह नहीं चाहता था कि मैं जाऊं, वह बस चाहता था कि मैं उसके साथ रहूं। उसने मेरा गला घोंट दिया क्योंकि वह गुस्से में था। यूरी अचानक गंभीर हो गया। उसने ऐसा किया। हाँ, यह अच्छी बात है कि उसका परिवार उसकी मदद के लिए वहां था। तुम वहां वापस जाने के बारे में तो नहीं सोच रहे हो, है ना? अरे, मैं वहां वापस नहीं जा रहा हूं। यह अच्छा है, यूरी ने फुसफुसाते हुए कहा। मैंने गिटार का तार उठाया, बस एक्सपेरिमेंट करने के लिए। ऐसा नहीं है कि मुझे पता है कि यह कैसे करना है, मैं बस कोशिश करना चाहता था। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको सिखाऊं? यूरी ने कहा। मैंने अपना सिर हिलाया और गिटार उसे वापस दे दिया। मुझ में इतना सब्र नहीं है। मैं गिटार बजाने की कोशिश करता था क्योंकि मेरी भूख खत्म हो रही थी। तो मैं बस देखता रहा और सपने देखता रहा। वह थोड़ा हंसा। मैं बस खेलूंगा। मैं उस पर मुस्कुराया और उसे वह करने दिया जो वह चाहता था। मेरा फिर से म्यूजिक सुनने का मूड था। समय और जगह के जरिए मैं हमेशा चीजों को फिर से व्यवस्थित करता रहता था। मेरे आसपास सब कुछ, ताकि सब कुछ प्लान के मुताबिक हो। लेकिन मुझे क्लैरिटी मिली। कुछ चीजें होनी नहीं होती, जैसे चल रहा है वैसे चलो। आपका भविष्य आपके हाथों में है और हम बस प्यार चाहते हैं। तो जैसा कि मैं ऊपर देख रहा हूं, मैं मानता हूं अब यूरी की आवाज सुनकर अच्छा लगता है। इसमें उनकी आवाज सुनने का आनंद भी जोड़ लीजिए। वो यह आसमान में तारों की धूल है जो मुझे एहसास कराती है कि मैं अकेला नहीं हूं। और बस इतना जान लो कि सपने सच होते हैं। तो पक्का करें कि आप जो भी काम करें बस अपना समय लें। और आज रात तारों को देखो, क्योंकि गाने के बोल में कहा गया था कि आज रात तारों को देखो। मैंने ऊपर देखा, वो बस फेल हो गया। वहां बस कुछ ही तारे थे। पीएफएफएफटीटी। यहां तक कि यूरी ने भी एक पल के लिए ऊपर देखा और थोड़ा हंसा जब उसने देखा कि वहां केवल कुछ ही तारे थे। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं क्योंकि उनके गाने की फीलिंग बहुत अच्छी थी। कभी कभी मुझे सच में उन लोगों से जलन होती है जिनके पास इंस्ट्रूमेंट्स और सिंगिंग में टैलेंट होता है। लेकिन अब मैं यूरी जो गा रहा है उसे महसूस करना चाहता हूं। मेरे डर मेरे विचारों से गायब हो गए हैं। ये आसमान में तारों की धूल है जो मुझे एहसास कराती है कि मैं अकेला नहीं हूं। और बस इतना जान लो कि सपने सच होते हैं। तो पक्का करें कि आप जो भी काम करें बस अपना समय लें। और आज रात तारों को देखो। वह अचानक रुक गया। मुझे पता था कि उसने गाना खत्म नहीं किया है। मैंने अपनी आंखें खोली और रुक गया। मेरे लिए सब कुछ रुक गया क्योंकि जिस पल मेरी आंखें खुली वह तब था जब उसके होंठ मेरे होंठों से छू गए। यूरी, मैंने गिनती नहीं की कि हम कितने समय से ऐसे थे, लेकिन जब वह मुझसे अलग हुआ तो मैंने उसका इंतजार किया बात करने के लिए। मैं क्यों पूछना चाहता था, तुमने मुझे क्यों किस किया, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, क्यों? लेकिन मेरा मुंह नहीं खुल रहा था, मेरा शरीर भी नहीं हिल रहा था। मैं सिर्फ महसूस कर पा रहा था मेरे दिल की लगातार धड़कन। बोलो, समझाओ यूरी प्लीज। वह बोल नहीं रहा है, वह बस मुझे देख रहा है। उसने धीरे से अपना गिटार नीचे रख दिया। मुझसे नजरें नहीं हटाईं। वह एक कदम और पास आया और धीरे से मेरा गाल पकड़ा। उसने अपने होंठ मेरे होंठों के और पास लाए, लेकिन इससे पहले कि वह यूरी। हम दोनों खड़े हुए और आवाज की तरफ मुड़े। केफर वहीं खड़ा था, बिना किसी शक के हमें घूर रहा था। मैंने देखा कि उसके दाहिने हाथ में क्या था, एक ट्रॉफी। रुको, क्या यह कॉन्टेस्ट था? मैंने ऑडिटोरियम से आती आवाजें सुनी। ऐसा लगा जैसे वे खत्म हो गए हैं और वहां पहले से ही विजेता था। केकीफर, तुम ट्रॉफी क्यों पकड़े हुए हो? मैंने पूछा। उसने ट्रॉफी को देखा और धीरे धीरे चला गया। मेरी तरफ उसकी आंखें दूर और बिना किसी भावना के लग रही थी। ओह, उसने मुझे ट्रॉफी देते हुए कहा। मैंने उसे लिया और लिखा हुआ पढ़ा, बैटल ऑफ द बैंड चैंपियन सेक्शन ई। वे सच में जीत गए। कमाल है, हमारा सेक्शन जीत गया। तुम लोग जीत गए? मैंने मुस्कुराते हुए पूछा। हाँ, उसने धीरे से जवाब दिया। जब मैंने देखा कि वह कितना सीरियस था तो मेरी मुस्कान गायब हो गई। उसकी नजरें यूरी पर टिकी थीं और माहौल टेंशन भरा लग रहा था।
मैं बस जाकर देखता हूँ कि क्या हो रहा है। मैंने जल्दी से माफी मांगी और चला गया। सच तो यह है कि केफर का वाइब ठीक नहीं लग रहा था। केफर को घूरते हुए यूरी का सीरियस एक्सप्रेशन देखकर मैं बेचैन हो गया। मुझे लगा जैसे कुछ बुरा हुआ है और वे लड़ने वाले हैं। मैं ट्रॉफी पकड़े हुए कमरे में दाखिल हुआ। जय सीएन ने कहा, हमें डांस ट्रूप्स में सिर्फ दूसरा स्थान मिला। कोई बात नहीं, कम से कम कुछ न होने से तो बेहतर ही है। मैंने कहा, हाँ वह यूरी से बात कर रहा है। कीफर पहले बहुत मुस्कुरा रहा था। उसने कहा था कि वह ही होगा। तुमने इसे क्यों पकड़ा हुआ है? क्या तुमने केफर को पहले ही देख लिया है? फेलिक्स ने मुझसे ट्रॉफी लेते हुए पूछा। मैं तुम्हें जीत के बारे में बताता हूँ, ट्रॉफी को देखते हुए सीएन ने कहा। लेकिन पहले वह खुश नहीं लग रहा था। वह ज्यादातर ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी चीज के बारे में सोच रहा हो या परेशान हो। रात 11 बजे पेट्रोलिंग पर कौन है? किसी ने चिल्लाकर पूछा। हम सबने घड़ी देखी। रात के 11:02 बज चुके थे। अरे नहीं, वो हम हैं। हमने जल्दी से अपनी टॉर्च उठाई और बाहर निकल गए। मैंने यूरी और कीफर का हालचाल पूछने के बारे में सोचा, लेकिन वे पहले ही कमरे की ओर वापस जा रहे थे। यूरी और मेरी नजरें एक पल के लिए मिली। मैंने जल्दी से नजरें हटा ली। वह चुंबन। मैं डेविड के साथ साथ चला, यूरी की नजरों से बचता हुआ। भले ही किसकी शुरुआत मैंने नहीं की थी, लेकिन मैं अजीब महसूस किए बिना नहीं रह सका। जब हम मेन बिल्डिंग के सामने रुके तो हमें बताया गया कि हम अभी सफाई शुरू नहीं कर सकते क्योंकि ऑडिटोरियम में अभी भी पार्टी चल रही थी, इसलिए हमें पहले पेट्रोलिंग करनी पड़। यूरी और केफर हमारे पीछे पीछे आए। केफर इतनी तेजी से चल रहा था जैसे किसी से लड़ने वाला हो। वह अचानक हमारे सामने रुक गया, लेकिन उसने हमारी तरफ नहीं देखा। पता करो कि तुम किसके साथ जोड़ी बनाना चाहते हो, उसने गुस्से में कहा और गुस्से में चला गया। डेविड, सीएन और एरेन ने एक दूसरे को देखा। ऐसा लगा जैसे कीफर पर भूत सवार हो गया हो या कुछ। और डेविड, सीएन और एरेन जाने लगे और मैं उनके पीछे जाने ही वाला था कि यूरी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। क्या हम बात कर सकते हैं? उसने पूछा। मैंने सिर हिलाया और हम फर्स्ट ईयर बिल्डिंग की तरफ चल पड़े। हम सेकंड फ्लोर पर पहुंच गए, लेकिन उसने अभी भी एक शब्द नहीं कहा था। यूरी, मैंने आखिरकार चुप्पी तोड़ी। लगभग पहले मुझे लगा था कि तुम कभी नहीं पूछोगे। मैंने उसकी तरफ देखा तो वह बस मेरे पहले बोलने का इंतजार कर रहा था। सच में उसने ही बात करने के लिए कहा था और फिर भी उसने मुझसे ही बातचीत शुरू करवाई। तुमने जो किया उसका क्या मतलब था? मैंने हिचकिचाते हुए पूछा। तुम्हें क्या लगता है इसका क्या मतलब है? उसने जवाब दिया और सवाल वापस मेरी तरफ मोड़ दिया। क्योंकि कोई भी किसी को बिना किसी मतलब के किस नहीं करता, मैंने सिर खुजलाते हुए कहा। ऐसा लगा जैसे मुझसे ही पूछताछ हो रही है। क्या गलती मेरी ही थी? अगर आप सोच रहे हैं कि क्या मैं आपको पसंद करता हूं तो मैं इससे इनकार नहीं करूंगा, उन्होंने कहा। मैं तो जैसे जम गया। क्या वह कर रहा था कि लेकिन मैं इसकी पुष्टि भी नहीं करूंगा। हुए मेरा सिर घूमने लगा। यूरी से बात करना बहुत कंफ्यूजिंग था। वह मुझे पसंद करने से मना तो नहीं करता था, लेकिन कन्फर्म भी नहीं करता था। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम क्या कह रहे हो। जय, देखो, अगर मैं मना करूंगी तो तुम्हें लगेगा कि मैं झूठ बोल रही हूं, लेकिन अगर मैं कन्फर्म करूंगी तो हो सकता है कि तुम दूर रहो मुझसे, इसलिए मैं किसी भी तरह से जवाब नहीं दूंगा, उसने मेरे आगे चलते हुए समझाया। मेरा दिमाग अभी भी लोड हो रहा था। उसकी कही हर बात को समझने की कोशिश कर रहा था। इन सब थ्योरीज का क्या मतलब था? एक पल ऐसा लग रहा है जैसे कोई वीडियो टेप मेरे दिमाग में बार बार चल रहा हो और उसने जो बातें कहीं उन्हें भी जोड़ लो। उसका सामना करना अजीब लगता है। मैं बाहर नहीं जाना चाहता, लेकिन मुझे अपना मनोरंजन करना है ताकि मैं भूल जाऊं कि यूरी ने कुछ समय के लिए क्या किया। जे, फेलिक्स ने मुझे पुकारा। क्या तुम सच में ठीक हो? अगर तुम नहीं चाहते तो मैं तुम्हें घर ले जाऊंगा। हम अभी उसके बास्केटबॉल टीममेट के घर की तरफ जा रहे थे। यह उनकी जीत का जश्न था। वह जिस पार्टी के बारे में बात कर रहा था और उसमें सिर्फ हम दोनों को ही बुलाया गया था। कोई बात नहीं, तुम क्या कर रहे हो? मैं तो बहुत देर से हाँ कह रहा हूं, है ना? शायद आपको मजबूर किया जा रहा है। नहीं नहीं, मैं बस कुछ सोच रहा था। उसने बस मेरी तरफ सिर हिलाया। यूरी ने जो किया उससे हलचल मच गई, लेकिन मुझे मानना पड़ेगा कि जब उसने ऐसा किया तो मुझे गुस्सा नहीं आया। हम अभी भी फेलिक्स के टीममेट के घर से थोड़ी दूर थे, लेकिन हमें पहले से ही तेज म्यूजिक सुनाई दे रहा था। तुम कहाँ हो? तो तुम वायलिन बजाना सीख रहे हो, मैंने अचानक फेलिक्स से पूछा। मुझे बैटल ऑफ द बैंड याद आ गया। वह इंस्ट्रूमेंट बदलने में कामयाब रहा और वह बहुत अच्छा था। फेलिक्स ने अपना सिर झुकाया और एक पल के लिए सोचने लगा। ऐस मेरा सौतेला भाई। शूट, मेरा उसके भाई के बारे में बात करने का कोई इरादा नहीं था। बहुत गलत। सॉरी, मैंने कहा। उसने जबरदस्ती मुस्कुरा दिया। कोई बात नहीं, उसने गहरी सांस ली और आंखें घुमाईं। वह मेरे आदर्श हैं। मुझे अच्छा लगता है जब उन्हें पता चलता है कि मैं भी जानता हूं आप जरूर पास होंगे। बहुत ज्यादा। वह हमेशा मुझे डांटता है क्योंकि वह मुझे अपनी पागलपन वाली हरकतें करने देता है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। फिर जब हम पढ़ रहे थे तो उसने सबको बताया कि हम असल में भाई बहन हैं। उसने यह भी नहीं होने दिया कोई भी मुझे परेशान करे। फिर उसने उनसे मेरा परिचय कराया। केफर, वह अपने सौतेले भाई के बारे में कहानियां सुनाते हुए बहुत खुश था। वे इतने करीब थे जबकि वे सगे भाई बहन भी नहीं थे। मुझे अचानक अपने बड़े भाई की याद आ गई। वह अपने गोद लिए हुए परिवार के साथ कैसा है? क्या अब उसका कोई भाई बहन भी है? क्या उसे पता है कि उसके असली परिवार में भी उसका कोई भाई बहन है? क्योंकि जैसे जैसे समय बीतता गया उसने मेरे साथ की तुलना में कीफर के साथ ज्यादा समय बिताया, दुर्घटना तक।
अचानक उसकी आवाज़ बदल गई। उसे अब भी अपने सौतेले भाई के साथ जो हुआ उससे दुख हो रहा था। मैंने उसके हाथ पर थपथ पाया। वह जहाँ भी है मुझे यकीन है कि वह आप पर नज़र रख रहा होगा, मैंने कहा और उस पर मुस्कुराया। वह भी मुस्कुराया। मैं और पूछना चाहता था लेकिन मैं एक सेंसिटिव मुद्दा उठा रहा था। हम उसके टीममेट के घर के सामने रुक गए। घर बड़ा था, बहुत सारे लोग थे और म्यूजिक बहुत तेज था। क्या हम आगे बढ़ेंगे? मैंने फेलिक्स से पूछा। मुझे ऐसा नहीं लगता, उसने मुझे जवाब दिया और चारों ओर देखा। लोग ऐसे थे जैसे बाड़े से भागे हुए जानवर हों। वे लगातार नाच रहे थे, हंस रहे थे, किस कर रहे थे, उल्टी कर रहे थे और शराब पी रहे थे। फेलिक्स! हम दोनों ने फोन करने वाले की तरफ रुख किया। हालांकि मैं फेलिक्स नहीं था, फिर भी मैं मुड़ा। किको माइकेल के साथ था। उसके हाथ में शराब की बोतल थी और ऐसा लग रहा था कि उसने बहुत पी ली है। अच्छा हुआ कि तुम लोग आ गए, उसने कहा और हम दोनों को गले लगा लिया। बदबू बासी शराब की गंध। चलो अंदर चलते हैं, मैं तुम्हें सबसे मिलवाता हूं, उसने कहा और हमें अंदर धकेलने की कोशिश की। लोग लगातार नाच रहे थे, ज्यादातर एचविस लोग थे। उनके लगातार धक्का देने से मैं लगभग चुप हो गया था। जब हम बीच में पहुंचे तो किको ने हमें जाने दिया। फेलिक्स ने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसने उसे कसकर पकड़ा और किको के डीजे को म्यूजिक बंद करने का आदेश दिया। उन्होंने माइक लिया और जो बोतल उन्होंने पकड़ी थी उसे नीचे कर दिया। शार्क स्लेयर, सबने जोर से चिल्लाकर और तालियों से जवाब दिया। सुनो दोस्तों, उसने कहा और सबने उसकी तरफ देखा। यह फेलिक्स कॉलिंस है जो जीता। यह पार्टी न केवल हमारी चैंपियनशिप का जश्न मनाने के लिए है, बल्कि हमारे बेहतरीन खिलाड़ी का स्वागत करने के लिए भी है। हना उन्होंने चिल्लाया। उनकी चीखों से मेरे कान के पर्दे लगभग फट गए थे। इसके साथ ही उनकी सांसों की बदबू भी थी। ऐसा लगा जैसे मेरे सूख रहा था। तो चलो यह पार्टी शुरू करते हैं, किको चिल्लाया। तेज म्यूजिक फिर से शुरू हो गया। उन सब ने फेलिक्स को कंफ्यूज कर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे इतने सारे लोगों की वजह से भगदड़ मच गई हो और उसके हाथ अब और नहीं संभाल पा रहे थे। तो उसने जाने दिया। जय जय। हाला फेलिक्स, मैंने चिल्लाया लेकिन भीड़ की वजह से मैं पीछे हट गया और फेलिक्स नजर से ओझल हो गया। फेलिक्स! म्यूजिक तेज हो गया और भीड़ भी बढ़ गई। मैं भी घुसना चाहता था लेकिन नहीं कर सका। शिट! फेलिक्स तुम कहाँ हो? म्यूजिक की तेज आवाज के कारण मैं अपनी आवाज भी नहीं सुन पा रहा था। मेरी लार बेकार हो जाएगी और मेरी आवाज भी धीमी हो सकती है। मैंने घुसने की कोशिश की। मैंने उन सभी लोगों से संपर्क किया जो फेलिक्स जैसे दिखते थे। मैंने उन लोगों से भी संपर्क किया जो फेलिक्स जैसे दिखते थे। कोई ऐसा जो उसके जैसा दिखता हो। मैं घर के दूसरे हिस्से में भी गया। मैं किचन तक भी पहुंच गया। मैं टकरा गया। कोई व्यक्ति है? जय जय, किसी ने मेरा कंधा पकड़कर आवाज लगाई। मैंने तुरंत देखा कि कौन है। मीका और कैलिक्स, क्योंकि उसके साथ वाली ने हैट और सनग्लासेस पहने हुए थे। वाह, क्या रात में सूरज सच में बहुत तेज होता है। छोटा यह का है। उसने अपनी उंगली से चुपचाप इशारा किया। उन्होंने मुझे उन कुछ लोगों की तरफ खींचा और नरम संगीत। तुम किसके साथ हो? सिर्फ तुम ही क्यों हो? मीका ने चिंता से पूछा। फेलिक्स मेरे साथ था लेकिन हम अलग हो गए। क्या केफर और यूरी को पता है कि तुम यहाँ हो? कैलिक्स ने मुझसे पूछा। मैं उन्हें क्यों बताऊं? मैंने अपना सिर हिलाया। तुम यहाँ क्यों हो? तुमने अभी भी वही पहना हुआ है। उसने अपनी टोपी की ओर इशारा किया और धूप का चश्मा। वह नहीं चाहता कि मैं उसके बिना जाऊं। वह यहाँ नहीं हो सकता। सेक्शन ई को यहाँ आने की इजाजत नहीं है, मीका। व्याख्या की। सेक्शन ई की इजाजत नहीं है, इसलिए फेलिक्स किसी को बताना नहीं चाहता। अच्छा होगा कि तुम हमारे साथ चलो, हम अब जा रहे हैं, कैलिक्स ने कहा। यह अभी संभव नहीं है। मैंने अभी तक फेलिक्स को नहीं देखा है। क्या तुमने उसे फोन करने की कोशिश की है? मीका ने अपना फोन निकालते हुए पूछा। मेरे पास फोन नहीं है। मुझे नहीं पता कि फेलिक्स के पास है या नहीं। कैलिक्स ने भी अपना फोन निकाला और फेलिक्स को जोर से कॉल किया। तेज म्यूजिक की वजह से उसे पता भी नहीं चला। यह मर चुका है, कैलिक्स ने कहा। बस हो गया, हम फेलिक्स को भी ढूंढ लेंगे। 30 मिनट बाद चलो यहाँ वापस आते हैं, मीका ने कहा और हम मान गए। हम अपनी रफ्तार से चले। मैं घर की दूसरी मंजिल तक भी गया। मैंने फ्रेया को किस करते हुए भी देखा। किसी और को? क्या? मुझे लगा कि यह किको और वह थी। मैं खोजता रहा कि अचानक किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसने मुझे दीवार से सटाया और मुझे किस करने की कोशिश की। क्या दूर हो जाओ मुझसे। अचानक वह आदमी गिर गया और मैंने अपने सामने देखा। ऐसा लगा कि किको ने उसे मुझसे दूर धकेल दिया। क्या तुम ठीक हो? उसने मुझसे पूछा। मैंने सिर हिलाया। धन्यवाद। उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे वहां से खींचने की कोशिश की जहां मैं खड़ा था। उसका नशा क्यों गायब हो गया? तुम्हें अकेले नहीं चलना चाहिए। अगर मैंने तुम्हें नोटिस नहीं किया तो, उसने थोड़ी चिंता के साथ कहा। क्या वह अब भी मेरे बारे में चिंतित है? मैं खुद को संभाल सकता हूं। मैं उस आदमी को देखकर हैरान रह गया। मैं भी फेलिक्स को ढूंढ रहा था। फेलिक्स, वह वहां है, हमारे टीममेट्स के साथ पी रहा है। उस गांव वाले को देखो। मैं उसे कुछ देर से ढूंढ रहा हूं लेकिन वह बस शराब पी रहा है। मैंने उस तरफ देखा जिसकी तरफ किको ने इशारा किया था। वह मेरे पीछे था और ऐसा लग रहा था कि वह मजे कर रहा है। चलो मैं भी तुम्हारे साथ वहां आऊंगी, किको ने कहा। मैं नहीं पीना चाहती, मेरा पीने का मूड नहीं है। मैंने सिर हिलाया। जब हम चल रहे थे और धक्का मुक्की कर रहे थे तो किको ने मुझे वाइन की एक बोतल दी। बस इसे चख कर देखो, यह शर्म की बात है कि मैंने इसे ले लिया, उसने जोर देकर कहा।
मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन उसने जो कहा उससे मैं पहले ही शर्मिंदा था। यह शर्म की बात थी कि उसने कोशिश भी की। मैंने वाइन का एक घूंट लिया और असल में उसने मुझे जो दिया उसका स्वाद वाइन जैसा नहीं था। यह स्वादिष्ट है ना? मैं मुस्कुराया और सिर हिलाया, लेकिन भले ही मैंने आधा भी नहीं पिया था, मुझे पहले से ही चक्कर आ रहा था। शायद भीड़ की वजह से उन्होंने इसे नजरअंदाज कर दिया। हम उनकी टीम की जगह पर पहुंचे। मैंने बोतल का सामान लगभग खत्म कर दिया था और मैं मानता हूं कि मुझे लगा जैसे मुझे वाइन से चोट लग रही है। मुझे लगा कि वे मजे कर रहे हैं, जैसा किको ने कहा था, लेकिन जब मैंने फेलिक्स को देखा तो वह दीवार से टिका हुआ था और लगभग गिर ही गया था। उसके चेहरे पर चोट के निशान थे और खून लगा हुआ था। क्या कर रहे हो? मैं चिल्लाया और फेलिक्स के पास जाने ही वाला था कि अचानक मेरे घुटने हिल गए। मैं कमजोर महसूस कर रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे मेरे आसपास का माहौल घूम रहा हो। जे यहां से निकल जाओ, तुम उनका टारगेट हो, फेलिक्स चिल्लाया। लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैंने बोतल छोड़ दी और मैं धीरे धीरे गिरने लगा। मुझे लगा कि किसी ने मेरी कमर पकड़ ली है। मैंने इसे देखने की कोशिश की। गिको, वह मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था और जो कुछ उसने देखा उससे खुश लग रहा था। शराब, यह सिर्फ शराब नहीं थी। मैंने किको का हाथ हटाने की कोशिश की जो मुझे गले लगा रहा था, लेकिन मुझमें अब ताकत नहीं थी। अरे, तुमने शराब में क्या मिलाया है? कुछ खास, कुछ ऐसा जो तुम्हें मेरा बना देगा, उसने फुसफुसाकर मुझसे कहा और मैंने उसके दोस्तों को हंसते हुए सुना। धीरे धीरे सब कुछ अंधेरा हो गया और आखिरी चीज जो मैंने देखी वह थी किको की मुस्कान। मेष राशि का दृष्टिकोण। क्या सिरदर्द है? मुझे सच में ऐसी पार्टियां पसंद नहीं है, लेकिन मैं एला को ऐसी जगह पर नहीं छोड़ना चाहता। यह, चलो डांस करते हैं, उसने मुझसे कहा और मुझे बीच में खींचने की कोशिश की। तुम नशे में हो, चलो घर चलते हैं। चलो यहीं रुकते हैं। इसका यही कारण है कि मुझे एला का शराब पीना पसंद नहीं है। उसका सिर अकड़ गया था। एला, शरारत मत करो, मैंने कहा और उसे खींचने की कोशिश की। मैंने घर के एक हिस्से को देखा। ऐसा लगा जैसे मैंने जय जय देखा हो, लेकिन यह नामुमकिन था। मेरा सख्त आदेश था कि इस पार्टी में कोई सेक्शन ई नहीं होगा। बाद में उन्होंने कहा कि उनके पास फेलिक्स के लिए एक सरप्राइज है, एला ने कहा और मुझे गले लगा लिया। फेलिक्स कॉलिंस, वह सेक्शन ई था, इसका मतलब है उन्होंने मेरी बात नहीं मानी और अगर फेलिक्स यहाँ है तो जे यहाँ हो सकता है। चलो चले, हम कहीं जा रहे हैं, मैंने एला से कहा और उसे खींचने की कोशिश की। इतने सारे लोगों के साथ मुझे इस घर के गार्डन तक पहुंचने में लगभग 1 मिनट लग गया। जब मैं वहां पहुंचा तो बास्केटबॉल टीम पूरी थी, सिवाय एक के किको कहाँ है। मैंने उनसे पूछा, यहाँ क्या हो रहा है? मैंने उस आदमी को देखा जो पहले ही फर्श पर गिर चुका था। उसका चेहरा खून और घावों से भरा हुआ था। फेलिक्स, क्या बकवास है? मैंने गुस्से से उनसे पूछा, यहाँ सेक्शन ई क्यों है? यह आदमी जीगेट क्रैशर है, दूसरे ने मुझे जवाब दिया। किको कहाँ है? उन्होंने एक दूसरे को देखा और दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। मैंने फेलिक्स को फुसफुसाते हुए सुना। माइकेल उसे लात मारने ही वाला था, लेकिन मैंने उसे रोक दिया। मैं उसके पास गया और ध्यान से सुना कि वह क्या कह रहा है। उसे कहना पड़ा, साह जे है। मुझे पता था वह यहाँ है, वह औरत बहुत जिद्दी है। वह कहाँ है? ककीकोल, उसने फुसफुसाया। मैं तुरंत खड़ा हुआ और माइकेल को बुरा भला कहा। वह नीचे गिर गया, जिससे बाकी लोग दूर चले गए। किको कहाँ है? वह और मेरा कजिन कहाँ है? हमें हमें पक्का नहीं पता, लेकिन यह घर के कमरों में से एक है, दूसरे ने जवाब दिया। मैंने अपनी मुट्ठी भींच ली, लेकिन इससे पहले कि मैं हिल पाता म्यूजिक अचानक बंद हो गया। लोग भी हिल गए दूर, जैसे कि वे किसी चीज से बच रहे हों। थोड़ी दूर से मैं उन्हें साफ देख सकता था। पूरा सेक्शन ई ऐसा लग रहा था जैसे वे कुछ ढूंढ रहे हों। इससे पहले कि वे कुछ ढूंढ पाते, मैंने एला को पास खींच लिया। मुझे पहले जय को ढूंढना होगा। दर्द 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 दर्द। मेरे सिर में दर्द हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे सिर में भी दर्द हो रहा है। मैंने कई तकियों के बीच अपना सिर घुसाने की कोशिश की। मुझे स्नोरलैक्स का भी ख्याल आया जो हमेशा मेरे बगल में रहता था, बस मैं उसे महसूस नहीं कर पा रहा था। मैंने उसे देखने के लिए अपना सिर उठाने की कोशिश की, लेकिन मैं ठीक से देख नहीं पा रहा था। मेरे बालों की वजह से मेरा व्यू ब्लॉक होने के अलावा मुझे थोड़ा चक्कर भी आ रहा था। मैं थोड़ा घुमा और मुझे एक अच्छी जगह मिल गई। मेरे पास इतने सारे तकिए क्यों हैं? मैंने फिर से अपनी आंखें खोली और सफ़ेद तकिया मेरे सामने आ गया, जैसे बादल की तरह। सफ़ेद सफ़ेद सफ़ेद। मेरा तकिया का कवर कब सफ़ेद हो गया? मैंने बिस्तर से उठने के लिए अपना कंबल खींचा, लेकिन जब मैंने देखा कि मेरा कंबल भी सफ़ेद था तो मैंने उसे तुरंत उतार दिया। क्या मेरा कंबल ग्रे है? तकिए का कवर और कंबल ऐसे क्यों हैं? मैंने छत की तरफ देखा, हमारे पास कब था? हमारे कमरे में झूमर। मैं उठा और अपने आसपास देखा। मेरा कमरा कब बड़ा हो गया? धत तेरे की, मैं दूसरे घर में सोया था। कल रात क्या हुआ था? यह किको है। मैंने तुरंत खुद को देखा। मैंने अपने शरीर को भी महसूस किया। मेरी टी शर्ट उल्टी हो गई थी, लेकिन मैंने उसे पहना हुआ था। मेरे सिर के अलावा कहीं चोट नहीं लगी। मुझे क्या हुआ? क्या किको का प्लान काम कर गया? मैं बिस्तर से उठा और अपनी टी शर्ट उतारी। मैंने उसे उल्टा किया और फिर से पहन लिया। मैं कमरे में तब तक घूमता रहा जब तक मुझे बाथरूम नहीं मिल गया। मैंने खुद को पहले ही धो लिया था और वहां थे बहुत सारे नए टूथब्रश थे, इसलिए मैंने एक ले लिया। इसका मालिक जो भी होगा मैं उसे बाद में पैसे दे दूंगा। अपने आप को ठीक करने के बाद
मैं बाहर गया और दूसरे दरवाजे के पास गया, जो मुझे लगा कि कमरे से बाहर निकलने का रास्ता है। मैंने धीरे से उसे खोला और अंदर झांका। मुझे पक्का नहीं पता कि मैं अभी भी फेलिक्स के टीममेट के घर पर हूं या नहीं। धत्तेरे की, वो फेलिक्स था, उसे क्या हुआ? मुझे उम्मीद है कि उसके साथ कुछ बुरा नहीं हुआ होगा। मैं इस घर के हॉलवे से गुजरा। पूछ, हॉलवे कितना चौड़ा है? मैं इसे कहाँ पहनूंगा? मैं थोड़ी देर चला, मुझे लगता है कि मैं सिर्फ एक हॉलवे से ही गुजरा। डस्क बाथ ट्रिप, मैं चिल्लाया और जिस कमरे से आया था उसमें वापस चला गया। मुझे अब समझ नहीं आ रहा था कि वह कौन सा कमरा है। दरवाजे वैसे ही दिख रहे थे। मैं तब तक चलता रहा जब तक मुझे नीचे जाने वाली सीढ़ियां नहीं मिल गईं। अंत में इस घर का मालिक जरूर अमीर होगा। सीढ़ियां बहुत बड़ी हुआ करती थीं। मैं तो राजकुमारी से भी आगे निकल गया था। याद, ओह मेंढक, मैं चिल्लाया और लगभग सीढ़ियों से नीचे गिर गया। किस्मत से मुझे जल्दी से किनारे से पकड़ लिया गया। क्या आप ठीक हैं मिस? जिस आदमी ने मुझे फोन किया था उसने कहा और मुझे खड़े होने में मदद की। मैं ठीक हूं, मैंने जवाब दिया और खुद को सीधा किया। मैंने उस आदमी की तरफ देखा जिसने मुझे बुलाया था और मुझे खड़े होने में मदद की। गेफर, लेकिन ऐसा नहीं लगा। वह छोटा दिखता था और एक अच्छा लड़का लगता था। हम लगभग साइज। उसने चश्मा भी पहना हुआ था। क्या मेरे चेहरे पर कुछ लगा है? उसने पूछा। हंड, तुम मुझे घूर रहे हो? ओह सॉरी, आप ऐसे दिखते हैं। मार्क केल्फर वॉटसन। मैं रुक गया। क्या वह केल्फर को जानता है? ओह, यह उसका भाई है। मैं तुमसे 25 सेंट की शर्त लगाता हूं वह तुम्हारा भाई है, मैंने पूछा। वह मेरी तरफ मुस्कुराया और सिर हिलाया। छोटा भाई? ओह, यह तो बहुत बढ़िया है। कुमार का एक भाई भी है। मैंने उसे फिर से देखा। खो जाने का एक बहाना। प्लीज ऐसा मत करो, उसने कहा। वह हंसा। वे हमेशा यही कहते हैं, भाई के क्लासमेट्स। माफ करना, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि केफर का एक छोटा भाई भी है। भाई का क्लासमेट, भाई का क्लासमेट, क्लासमेट फेलिक्स। ओह, मुझे जाना है, मैंने उससे कहा और सीढ़ियों से नीचे चला गया। बाहर निकलने का रास्ता कहाँ है? घबराहट में मैं अपनी सीट से उठ नहीं पाया और मैंने अपनी आंखें घुमा लीं, इसलिए मुझे अभी भी बाहर निकलने का रास्ता नहीं दिख रहा था। मुझे फेलिक्स के पास जाना है। शायद वह चला गया है। शायद उसके टीम के साथी जो उसे वापस देखकर खुश लग रहे थे। उसे पीटा है। वे लोग जानवर हैं। मिस केल्फर के भाई ने मुझे फिर से बुलाया और पास आया। अगर आप मेरे भाई और अपने दोस्तों को ढूंढ रही हैं तो वे सब बेसमेंट में हैं, उसने कहा और चला गया। मैं उसके पीछे गया। शायद फेलिक्स भी यहीं है। लेकिन रुको, अगर यह कीफर का भाई है जिसका मैं पीछा कर रहा हूं तो क्या इसका मतलब है कि मैं कीफर के घर पर हूं? हे भगवान, मुझे अभी यह ख्याल आया। मैं कीगन हूं, तुम हो? उसने मुझसे पूछा जब हम चलते रहे। जैस्पर जीन बस जाए। अच्छा नाम। चलते चलते हमें नींद आ गई और हम फिर से सीढ़ियों पर पहुंचे। यह पहले वाली सीढ़ियों जितनी खड़ी नहीं थी। जब हम नीचे उतरे तो एक और हॉलवे था, लेकिन हम तुरंत पहले दरवाजे पर रुक गए। कीगन ने दरवाजा खोलने से पहले खटखटाया। जब उसने दरवाजा खोला तो बिलियर्ड टेबल और सीआईएन वहीं थे जो एरेन को क्यू से मारने वाले थे। जय, सीआईएन ने मुझे पुकारा और हैंडल छोड़ दिया। आक। कीगन ने मुझे अंदर आने दिया। मैंने तुरंत अपनी आंखें घुमाईं और देखा कि फेलिक्स सोफे पर लेटा हुआ है। मैं तुरंत उसके पास गया। फेलिक्स, मैंने पुकारा और उसके चेहरे की ओर देखा। उसकी एक आंख सूजी हुई थी। उसका चेहरा कट और चोट के निशान से भरा हुआ था। उसका शरीर भी ऐसा लग रहा था जैसे उसे चोट लगी हो। उसने धीरे से अपनी आंखें खोली। हाय जय, उसने लगभग फुसफुसाते हुए कहा। क्या हुआ? उन्होंने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया? ओह, किसी ने फेलिक्स को आइस बैग देने की कोशिश करते हुए फुसफुसाया। फेलिक्स ने उसे ले लिया और मैंने देखा कि उसे यह किसने दिया था। केफर ने सिर हिलाया। उन्होंने फेलिक्स का इस्तेमाल किया, यूरी ने जवाब दिया, जो फेलिक्स के ठीक पीछे था। वह एक स्टूल पर बैठा था जो बार जैसा दिख रहा था। उसके हाथ में एक गिलास था और मुझे पता था कि उसमें शराब भरी हुई है। इसका इस्तेमाल कैसे किया गया? तुम उनके टारगेट हो, किको के टारगेट हो, यूरी ने फिर जवाब दिया। केफर उनके पास गया और शराब भरने के लिए एक गिलास भी ले लिया। मैंने फेलिक्स का साथ छोड़ा और यूरी के पास गया। कल रात क्या हुआ? मैं यहाँ कैसे आ गया? मैंने उनसे पूछा। केफर और यूरी ने एक दूसरे को देखा। वह नज़र मतलब वाली थी। कैलिक्स ने मुझे टेक्स्ट किया। उसने मुझे बताया कि फेलिक्स और तुम उस पार्टी में हो। मैंने उससे पूछा कि क्या हो रहा है। उसने बताया कि तुम फेलिक्स को ढूंढ नहीं पा रहे हो। केल्फर ने कहा और पी लिया। मुझे उसी पल पता चल गया कि कुछ तो है। यह गलत था, इसलिए मैंने सभी को वहां बुलाया। तो सायन और एवेन भी यहाँ थे। मैंने एक पल के लिए फेलिक्स को देखा जिसके हाथ में अभी भी बर्फ की थैली चिपकी हुई थी। उसका चेहरा। हमने किको को कमरे में पकड़ लिया इससे पहले कि वह तुम्हारे साथ कुछ करे। हम उसे रोक देंगे, यूरी ने कहा। अरे यार, उसके पास सच में मेरे लिए एक प्लान था। अगर उसका प्लान पूरा हो जाता और कीफर और मैं होते तो अब मैं क्या होता? नहीं आया होता। शायद मैं डेंजेल और ग्रेस द सेकंड बन जाता। पर रुको, अगर तुमने हमें कमरे में पकड़ लिया होता तो क्या तुमने देखा कि मैंने कुछ नहीं पहना था? मैंने हैरानी से पूछा और तुरंत अपनी छाती ढकने के लिए अपनी बाहें क्रॉस कर ली। उन्होंने मुझे आश्चर्य से देखा। हमने आप पर कुछ नहीं देखा, यूरी ने जवाब दिया। यह कुछ भी नहीं कैसे हो सकता है? जब मैं उठा तो मेरी टी शर्ट अंदर से बाहर थी। मैंने इसे ऐसे क्यों पहना था? बेशक अगर मैं इसे उतारकर वापस पहन लूं तो भी ऐसा ही होगा। लेकिन फिर दोबारा आप पैरानॉइड हो रहे हैं। हमने कुछ नहीं देखा, केफर ने कहा। हो सकता है कि उन्होंने मुझे टी शर्ट नहीं पहनाई हो सकता है कि यह किको हो और वह बस घबरा रहा हो।
ओह है मुझे नहीं पता जब तक कोई चमत्कार न हो जाए। वे दोनों अभी भी शराब पी रहे थे, अभी क्या समय हुआ है और वे अभी भी इस तरह पीते हैं। मैंने उनसे पूछा, तुम इतनी सुबह सुबह शराब क्यों पी रहे हो? इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। सांपों के राजा ने मुझे जवाब दिया, बेशक। जाए यह एरेन है, मैंने सीएन को चिल्लाते हुए सुना। मैंने उनकी तरफ देखा और ऐसा लगा कि वे सोने जा रहे हैं। पहले उनके पास जाओ, यूरी ने मुझे आदेश दिया, इसलिए मैं पहले उनके पास गया। सच तो यह है कि वे बहुत स्ट्रेस में दिख रहे थे, ऐसा लग रहा था कि वे बहुत सोच रहे थे, शायद वे दोनों बस थक गया हूं। इससे पहले कि मैं सीएन और एरेन के पास पहुंच पाता, मैं केफर की तरफ मुड़ा। केल्फर, यूरी टी थैंक यू। यूरी का दृष्टिकोण। अभी 8:00 बजे हैं और हम यहाँ पहले से ही ड्रिंक कर रहे हैं। यह अच्छा ब्रेकफास्ट नहीं है, लेकिन इससे हमारा दिमाग साफ हो जाता है। क्या हमने सही किया? लगता है हमने उसका ऑर्डर मान लिया, मैंने कीफर से कहा। हमने उनके ऑर्डर नहीं माने, हमने यह मेरे फेवर में किया। कम से कम हमें जेजे को सब कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, उसने जवाब दिया। पिछली रात बहुत गड़बड़ थी, बहुत बड़ी गड़बड़ थी। लगभग सभी आदमियों ने हमसे लड़ाई की, लेकिन जिस बात ने मुझे सबसे ज्यादा हैरान किया वह थी एरीज का एक्शन। फ्लैशबैक। घर के गेट पर भी लोग हमें गुस्से से देख रहे थे। इस पार्टी में सेक्शन ई अलाउड नहीं है, हम जानते हैं। क्यों ना इसे फेसबुक और ट्विटर पर फैला दिया जाए, कौन नहीं जानता होगा। कीफर कैलिक्स हमारी तरफ दौड़ते हुए चिल्लाया। उसने मीका को भी साथ खींच लिया। जब हम पास पहुंचे तो वे एक पल के लिए हाँफने लगे। हम फेलिक्स को नहीं ढूंढ पाए और अब हम जेजे को भी नहीं ढूंढ पा रहे हैं, कैलिक्स ने कहा। घर के साइज और लोगों की संख्या को देखते हुए उनके लिए फेलिक्स और जेजे को ढूंढना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन मैंने किको को देखा, वह एक औरत को ले जा रहा है। मैं नहीं, लेकिन यह जेजे जैसा दिखता है, मीका ने कहा। मैं सीधा खड़ा हो गया। क्या बकवास है, अगर जय जय होश में नहीं होता। ये कमीना, इसके पास जेजे के लिए प्लान है। कीफर गुस्से से चिल्लाया। एक दूसरे को पहचानते हैं, लेकिन मैं सिर्फ एक खास इंसान को ढूंढ रहा हूं। वह तेजी से घर में चला गया, हम तुरंत उसके पीछे चले गए। इतने सारे लोगों के साथ यह मुश्किल है। अगर मुझे पता चल जाए कि किको कहाँ है तो, केफर ने गुस्से में सबसे पूछा। उसे मैं उसका चेहरा कुचल दूंगा। मैं सोच ही रहा हूं कि वह जय जय को छू रहा है। मेरा खून खौल रहा है। म्यूजिक बंद हो गया और लोग तुरंत हमसे दूर चले गए। किसी ने कुछ नहीं कहा, बस उन्होंने घर के पीछे की तरफ इशारा किया। हम जल्दी से वहां गए। हम बास्केटबॉल टीम के खिलाड़ियों के पास पहुंचे। वे एक गिरे हुए आदमी से घिरे हुए थे, नशे में धुत आदमी। ये पहली बात थी जो मेरे दिमाग में आई, लेकिन मुझे अब एहसास हुआ कि वह आदमी कौन है। फेलिक्स। फेलिक्स, मैं चिल्लाया। एड्रिक्स और किट तुरंत फेलिक्स के पास गए। फ्लड, बेशर्म लोग चले गए, वह अभी भी होश में है। किट और उसके दोस्त चिल्लाए। मैंने तुरंत बास्केटबॉल खिलाड़ी को घूरा। तुमने किस तरह का जानवर किया? वह इस पार्टी में घुस आया, उनमें से एक ने जवाब दिया। फेलिक्स का काम गेट क्रैश करना नहीं है, झूठा। सेक्शन एयर, केफर चिल्लाया। ऐसा करो कि कोई भी उनके साथ बास्केटबॉल ना खेल सके। खिलाड़ी तुरंत घबरा गए, लेकिन हमें कोई परवाह नहीं थी। एक एक करके हमारे क्लासमेट उनके पास आए और तुरंत उन्हें अल्टीमेटम दिया। कुछ ने विरोध किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। कुछ ने भीख मांगी, लेकिन हमने कोई दया नहीं दिखाई। कुछ ने कोशिश की, भाग गए, लेकिन हमने उन्हें भागने भी नहीं दिया। हमने पीछे देखा तो कोई चिल्लाया, अरे यार! लोग तुरंत हमारी तरफ दौड़े। बेशक, क्या इजविस अपने खिलाड़ियों को चोट लगने देगा? जब किसी ने मुझे मुक्का मारने की कोशिश की तो मैं तुरंत बच निकला। जब वह बच नहीं पाया तो मैंने तुरंत जवाबी हमला किया। नॉकआउट। यूरी, जेजे को ढूंढो, हम इसका ध्यान रखेंगे। रोरी और मैं एक दूसरे पर चिल्लाए। केल्फर की तरफ देखा और वह रोरी से सहमत था। हमने लोगों के बावजूद खुद को अंदर जाने के लिए मजबूर किया। मैं लगभग हमें धक्का देकर दूर कर रहा था। अगर आपके पास किसी के लिए प्लान हो तो आप उसे कहाँ ले जाएंगे? कीफर ने मुझसे पूछा, बेवकूफ़ी भरा सवाल। बेशक, बेडरूम में, मैंने घमंड से जवाब दिया। तभी मुझे कुछ एहसास हुआ कि को जेजे को बेडरूम में ले जा सकती थी। मैंने एक आदमी को उठाया जो नशे में लड़खड़ा रहा था। बेडरूम कहाँ है? मैंने पूछा। उस आदमी ने कुछ नहीं कहा, बस दूसरी मंजिल तक जाने वाली सीढ़ियों की तरफ इशारा किया। मैंने उसे छोड़ दिया और केफर और मैं तुरंत वहां भागे। हमने उसे खोलने के लिए लगभग हर दरवाजा तोड़ दिया, लेकिन हम तब रुके जब अचानक एक दरवाजा खुला और किको बाहर आया। उसका चेहरा खून से लथपथ था। हम उसके पास जाने ही वाले थे कि एरीज अगला निकला। वह बहुत गुस्से में लग रहा था और उसकी मुट्ठियां भींची हुई थी। वह तुरंत किको के पास गया और उसे घूंसे मारने लगा। जय जय, मैंने कहा, और जिस कमरे से वे आए थे उसमें घुसने ही वाला था। अचानक एरीज खड़ा हो गया और दरवाजा बंद कर दिया। वहीं रुको, वह हम पर चिल्लाया और हाँफने लगा। उसके पास कोई कपड़े नहीं है, उसने आगे कहा। हमने उसे अंदर आने दिया, हालांकि अंधेरा था और उसे सिर्फ खुले दरवाजे से ही रोशनी मिल रही थी। फिर भी वह जेजे के लिए कपड़े पहनने पर जोर दिया। जब उसने कपड़े पहन लिए तो उसने हमें अंदर जाने का इशारा किया। मैं तुरंत जेजे के पास गया, वह गहरी नींद में सो रही थी। किको ने क्या किया? केफर ने गुस्से से पूछा। अभी नहीं, जब मैं यहाँ आया तो वह जे की शर्ट उतार रहा था, एरीज ने जवाब दिया और कोने में बैठ गया। उसके हाथ कंप रहे थे। मैं ये भी महसूस कर सकता था कि वह कितना थका हुआ है। किको की नज़र ने सब कुछ छोड़ दिया था। उसका गुस्सा तो था, लेकिन उसके चेहरे पर लगे घाव मेरी नज़र से बच नहीं पाए। ऐसा लग रहा था कि किको जवाब देगा। हम जेजे को तुम्हारे पास लाएंगे, हम किको से उसके किए का बदला लेंगे, मैंने कहा। एरीज ने सिर हिलाया। नहीं, जब वह उठेगी तो मुझसे पूछेगी। मुझे नहीं पता कि उसे क्या कहूं या क्या समझाऊं। उसे घर ले जाओ, लेकिन प्लीज उसे यह मत बताना कि जब तुम आए थे तो मैं यहाँ था।
मुझे समझ नहीं आया लेकिन मुझे लगता है कि यह सबसे अच्छा आइडिया था। अगर जेजे नहीं उठता तो मैं परेशान नहीं हो सकता। कीपर ने जेजे को अपने कंधे पर बोरी की तरह उठा रखा था। सच में बस उसे जिस तरह से ले जाया जा रहा था उसे ठीक करो, मैंने ऑर्डर दिया लेकिन उसने मुझे बुरी नज़र से देखा। हम बाहर निकले लेकिन एरीज की नज़रों से ओझल होने से पहले ही वह बोल पड़ा, जेजे को ले लो प्लीज यूरी, उसने लगभग फुसफुसाते हुए कहा। मैंने सिर हिलाया और तुरंत केल्फर के पीछे भागा। एंड द फ्लैशबैक। एरीज ने मुझे एक बात साबित कर दी, केफर ने अपने गिलास को घूरते हुए कहा। वह सच में जे की परवाह करता है। नीलकान। मेरी मुट्ठियां भींच गईं। अभी भी उसके दिमाग में यही चल रहा है। मैंने कहा, आप अभी भी अपने प्लान के बारे में सोच रहे हैं। केफर ने मुझे गंभीरता से देखा। वह ठीक ठीक समझ गया कि मेरा क्या मतलब है। उसने अपना गिलास इतनी जोर से पकड़ा कि वह टूट गया। मैं हमेशा इसके बारे में सोचता रहता हूं, उसने मजबूती से कहा। लेकिन तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकते, तुम्हें पता है मैं क्या सोचती हूँ, मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। यह सिर्फ तुम्हारे प्लान, तुम्हारे बदले या एरीज के लिए तुम्हारी नफरत के बारे में नहीं है, यह किसी और चीज के बारे में है। उसने दूसरी तरफ देखा और पी लिया। अब मैं तुम्हें समझ गया हूं, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूं केफर। मैं जानता हूं कि तुम कब बहुत ज्यादा सोच रहे हो और परेशान हो। मैं जानता हूं कि तुम कब कुछ कहना चाहते हो लेकिन उसे रोक लेते हो, और मैं जानता हूं कि तुम कब दोषी महसूस करते हो। तुम्हारे मन में जय जय के लिए भावनाएं हैं। मुझे भूख लगी है, मैं खाना मांगना चाहता था लेकिन किससे? मैं घर नहीं जा सकता क्योंकि मुझे नहीं पता कि केफर का घर हमारे घर से कितनी दूर है। तुम जय जय हो, सिया ने मुझसे कहा और क्यू तक पहुंचने की कोशिश की। क्या मुझे उसे इससे मारना चाहिए? मुझे नहीं खेलना, तुम लोग खेलो, मैंने कहा और चला गया। वह मुझे कुछ समय से बिलियर्ड्स खेलना सिखा रहा है लेकिन मैं सुन नहीं रहा हूं, मुझे बहुत भूख लगी है। मैं फेलिक्स के पास गया और उसे हेलो कहा। उन्होंने कहा एरेन, मुझे उसे सोने नहीं देना चाहिए। उन्होंने ये नहीं बताया कि क्यों। फेलिक्स, मैंने उसे पुकारा। उसने अपनी एक आंख जबरदस्ती खोली, दूसरी आंख सूजन की वजह से पहले से ही बंद थी। जय, उसने मुझे पुकारा। सॉरी है ना? तुम्हें अफसोस क्यों है? मुझे ऐसा करना चाहिए था। मुझे मुझे ऐसा करना चाहिए था। मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। मुझे मुझे यह तब सोचना चाहिए था जब मैंने पहली बार शुरू किया था। इसके बारे में मत सोचो, केफर और यूरी हमारी मदद करने आए हैं। उसने जबरदस्ती मुस्कुराया और अपने चेहरे पर आइस बैग रखा। मैंने उसे हटाने में मदद की और थोड़ा दबाया। अचानक दरवाजा खुला तो मैं मुड़ा। वह कीगन था। भाई, नाश्ता तैयार है और मैं आपके दोस्तों को हमारे साथ खाने के लिए बुलाना चाहता हूं, कीगन ने कहा। औपचारिक रूप से। मैंने केफर की तरफ देखा कि वह क्या कहने वाला है, लेकिन मैं उसकी हथेली से खून बहता देखकर हैरान रह गया। केफर, तुम्हारी हथेली, मैंने उससे कहा, लेकिन उसने मेरी बात अनसुनी कर दी। वह दरवाजे से बाहर निकला और कीगन के पास से गुजरा। मैंने यूरी को देखा जो अपनी जगह पर खड़ा रह गया था। मैं इसे हाँ समझूंगा, प्लीज मेरे पीछे आओ, कीगन ने कहा और जाने वाला था। केलगन, मैंने उसे पुकारा और वह रुक गया क्योंकि फेलिक्स, वह हमारे साथ नहीं हो सकता।